हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। हम आज आपके लेकर आ गए हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट 3 पार्ट में आपको पहले पार्ट में आपको जो प्राचीन कालीन इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, और उसके लास्ट जो होगा वो होगा हमारा आधुनिक इतिहास। और ये यूपी जो पेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए स्पेशल है, जिसमें एक MCQ टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं तथा उसको उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं प्राचीन कालीन इतिहास। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, अगर पूरा विस्तृत पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो जो जितने भी वीडियो हैं वो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। जितने भी नगर थे वो मैंने बताया कि जितने भी नगर थे वो पूर्वी और पश्चिमी भागों में बटे हुए थे, जिसमें से जो निचला भाग था और एक ऊपरी भाग था, ठीक है। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान था जो 2 भाग में नहीं बल्कि 3 भाग में बटा हुआ था, ठीक है। पहले एक किला वर्ग था, फिर मध्य नगर था और निचला नगर था। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2020 में जो हुई थी उसमें पूछा गया। तो आपको याद रखना कि धौलावीरा एक स्थान है जहाँ पर 3 नगर है ना, जो नगर था वो 3 नगर में विभाजित था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें जो मूर्तियां थी, ठीक है, जो टेराकोटा जो कला पर लिखित में किस जानवर को दर्शाया गया। अब टेराकोटा दोस्तों क्या होता है, तो टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उस कला को टेराकोटा बोला जाता है। तो उसमें बताया गया है किसे दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए बाघ का अंकन मिलता है, ठीक है, बाघ का अंकन, गैंडा भी मिलता है, हाथी भी मिलता है, बस गाय का अंकन नहीं मिलता है, ठीक है। कुबड़ वाला सांड वहाँ पर दर्शाया गया है लेकिन गाय के बारे में चर्चा वहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में आया, तो देखिए यूपी 8080 अगेंस्ट ये बोरिंग टेक में बताया गया 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो आपको याद रखना गाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछा गया। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, तो बिल्कुल सही दोस्त, सिंधु के जो लोग थे वो कपास में अग्रणी थे और कपास का उत्पादन उस समय होता था और ये सबसे प्रमुख उत्पादन माना जाता था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने लकड़ी के बक्से से अनाज भंडारित किया। तो ये भी इसमें देखिए ये क्वेश्चन ये सब इसके नीचे वाले गलत हैं। तो ये कपास भारत की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास का उत्पादन संसार भर में प्रथम थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, दाल, चना, तिलहन आदि की खेती भी किया करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना। ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों का समावेश किया है वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। केवल लोथल के बारे में बताना है, ठीक है। लोथल के बारे में बताना है कि लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज दोस्तों की थी, देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी, यानी एस आर राव, ठीक है। एस आर राव के द्वारा क्या किया गया था,
भोगवा नदी, कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। भोगवा नदी जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है, इसके तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस एस राव ने की थी। ठीक है, एस आर राव ने की थी। कब की थी? तो 1955 ईस्वी में की थी तथा 1962 ईस्वी में के मध्य यहाँ पर एस एस राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। ठीक है, यह हड़प्पा स्थान सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा भी बोला जाता है या लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। किसे? भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे किसे माना जाता है दोस्तों? तो माना जाता है लोथल को। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, तो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? घोड़े की अस्थियों, तो घोड़ों की जो घोड़े की अस्थियां हैं वो प्राप्त हुई दोस्तों चनहूदरों से। ठीक है, नहीं सॉरी, चनहूदरों से क्या प्राप्त हुआ? तो चनहूदरों से एक ब्यूटी पार्लर टाइप का पूरा सामान वहाँ से प्राप्त हुआ, यानी चूड़ी, कंगन, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो चनहूदरों से प्राप्त हुई है। और अगर बात की जाए अस्थि पंजर की, यानी घोड़ों की हड्डियों की, तो वो सुरकोटता से। और सुरकोटता कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिले में पड़ता है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने 1964 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या? सुरकोटता। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? यानी कौन सी सिंध नदी से जो सभ्यता थी उससे संबंधित स्थल कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, कालीबंगा, रोपड़ व लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख संबंधित स्थल है, लेकिन पाटलिपुत्र अभी ये इसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। और इसका अस्तित्व आएगा दोस्तों कब? हर्यक वंश में। हर्यक वंश में उदाइन के द्वारा गंगा और सोन नदियों के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? पाटलिपुत्र की। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से थे, जो कि बार बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वैदिक कालीन सभ्यता से कुछ क्वेश्चन। वैदिक काल में सबसे पहले जो क्वेश्चन जो गणना पर्यवेक्षक में आया था 2016 में, वो आया था उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? उपनयन किसे कहा जाता है? तो उपनयन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों बी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण करने को उपनयन संस्कार बोला जाता था। ठीक है, तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपित संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? ये देखिए काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको बिल्कुल ही रट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है ना? ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक कोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। वेदों के गद्य प्रकरण क्यों कहलाते हैं? यानी वेदों की जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं, क्या उन्हें कहा जाता है? तो जो गद्य प्रकरण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, इनको बोला जाता है, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, इनको ब्राह्मण बोला जाता है। वेदों के गद्य जो प्रकरण होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, उल्लेखनीय है। और चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। यह भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको ये चीज याद रखना कि जो वेद हैं उनको संहिता बोला गया है और जो महाभारत महाकाव्य है उसको जय संहिता बोला गया। तो ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको याद रखना। जय संहिता किसे बोला गया? तो वो बोला गया महाभारत को। और संहिता की बात की जाएगी तो संहिता बोला गया तो चारों वेदों को। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत को बल देता है? सबसे ज्यादा ज्ञान के सिद्धांत को कौन बल देता है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन को उठाकर आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी दोस्तों, उपनिषद। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों?
तो इसका अर्थ होता है, देखिए वो जो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक आप वेदांगों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप वेदों के बारे में जान नहीं सकते, ठीक है। यह ज्ञान विज्ञान की मूल आध्यात्मिक स्रोत होते हैं और इनमें ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जोर दिया जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान, ठीक है। तो इसके बाद में क्वेश्चन 12 में पूछा गया, देखो क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया, सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया है? तो कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर में ये 2 बार ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मान्यता किसे दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों बी, इंद्र को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। ऋग्वेद एक सबसे प्राचीन वेद है जिसमें बताया गया 1028 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री या फिर होत्रा कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है, किसका है? इंद्र, ठीक है। इंद्र देव का सबसे ज्यादा वर्णन इसमें मिलता है। इसमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, है ना, सूक्तों की रचना की गई है, यानी श्लोकों की रचना की गई। ऋग्वेद की रचना किसने की है? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ठीक है, अपराध का भी और अपराधी का जिक्र आता है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है और न्याय मीमांसा में भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में पूछा गया दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है कि जो ब्राह्मण मूल पाठ कौन कौन से हैं? सबसे जो मूल पाठ बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो मूल पाठ की अगर बात करेंगे तो मूल पाठ में जो शामिल किया जाता है वो शामिल किया जाता है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसी प्रकार ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद का पंचविश, तांडय, जैमिनी आदि सामवेद का तथा गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी। डी क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, आपको याद रखना है चीज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 में क्या पूछा गया? तो 15 में पूछा गया ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र है, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की जो रचना विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे ज्यादा जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, आपको ये चीज याद रखनी, काफी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे जो अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में ही यानी मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। 17 में पूछा गया निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है तो योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद की बात करेंगे तो यह उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ठीक है, तो किसके देवता हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं इंद्र, है ना। तो ये देखेंगे। अब हम वैदिक काल से क्वेश्चन हो गए, अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से, यानी गौतम बुद्ध जी की टॉपिक से हम बात करेंगे। ये प्राचीन कालीन इतिहास सीरीज चल रही है और आपको इसके पश्चात में केवल 3 वीडियो में, यानी एक वीडियो में पूरी प्राचीन कालीन हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और एक वीडियो में मध्यकालीन और एक जो वीडियो में वो आपको आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। गौतम बुद्ध ने, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, गौतम बुद्ध ने किसने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया है? तो किसने ये उपदेश दिया है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, सारनाथ में दिया है, ठीक है। कनिष्ठ, ये 2019 परीक्षा में आया हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया हो, आपको याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में दिया था। सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तम, ठीक है, मृगदाओं से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश सबसे ज्यादा दिया है कौशल देश में दिया है। कौशल देश की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उन्होंने अपना उपदेश दिया है, ठीक है। तो 20 देखेंगे, 20 में क्या पूछा गया, पूछा गया पाली में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है, कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी, उपशाखा जो पिटक है वह त्रिपिटक से संबंधित नहीं है, ठीक है। 21 में देखो क्या पूछा गया, 21 से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया भगवान बुद्ध की 200 फीट, कितने फीट, 200 फीट ऊंची कांस्य की जो प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ पर किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, और उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर में 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कहा, बताया गया था, किसके द्वारा, ये बताया गया था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा। 22 में पूछा गया बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। ये 22 क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है। 2015 में देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट और राज्य मंडी परिषद 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कुशीनगर, ठीक है। गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित स्थलों की बात भी की गई है। पूरे सब के बारे में देखो बताया गया। जन्म इनका जो था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ग्रह त्याग जैसे महाविनिष्क्रमण बोला जाता है ये राजगृह में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया बिहार में हुई थी। और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, मृत्यु को क्या बोला था, महापरिनिर्वाण, ये कहाँ हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको चीज़ कैप्चर कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए इसके पश्चात में 23 पूछा गया है किस स्मारक ने गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों बी, महाबोध मंदिर समूह, ठीक है, इससे ज्ञान का प्रचार किया है। महाबोध मंदिर है कहाँ पर दोस्तों, तो बिहार के गया जिले में पड़ता है और इसका निर्माण 30वीं शताब्दी के में किसने कराया था, सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बौद्ध गया जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका जन्म हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, या फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर तो लिखा हुआ है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 1563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जो गांव में हुआ था। और 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे क्या इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों, ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में ये जो स्थान है, कौन सा स्थान दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। 25 में पूछा गया है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, सारनाथ इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए सारनाथ में बताया गया सबसे पहला जो उपदेश दिया गया था वो जो भगवान बुद्ध ने दिया था, सबसे पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न हो गए दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म में भगवान महावीर के बारे में और जीवन एवं शिक्षाएं उनकी किस प्रकार से रही उसके बारे में। 26 में पूछा गया मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्याय कैवल्य किसका अर्थ है, कैवल्य किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सी, यानी पहला देखो दिया है दूसरों को शिक्षा देना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, दूसरों का अनुसरण करना ये भी नहीं होगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने को ही बोला जाता है दोस्तों कैवल्य। जब आपको इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो उसे कैवल्य बोला जाएगा, ठीक है।
कैवल्य का अर्थ ही होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा हुई थी जिसमें 2015 में दोस्तों मॉर्निंग की मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहीं से क्वेश्चन आपके बार बार पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 में पूछा गया है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के पहले जो 23वें तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। ठीक है, तो 27 हो गया। अब 28 देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले जैन तीर्थंकर, सबसे पहले जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो सबसे पहले जो जैन तीर्थंकर थे वो थे ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव जी थे। ठीक है, ऋषभ जी देव थे। और 29 पूछा गया जैन धर्म में 3 जो त्रिरत्न, इसमें भी 3 रत्न है। ठीक है, त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, वे क्या हैं? तो पूछा गया वे हैं क्या? तो वे क्या हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी वे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे मौर्य वंश पर। ठीक है, देखिए अब हम मौर्य वंश पर आ जाएंगे और हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले जो इंडिका है, इंडिका के लेखक थे। इंडिका को किसने लिखा था? और ये 2021 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, तो सभी को पता है लगभग। जो इंडिका को लिखा था वो लिखा था मेगास्थनीज के द्वारा, ये लिखित ग्रंथ है। ठीक है, और मेगास्थनीज जो कि एक यात्री है जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इसने इंडिका लिखी। ठीक है, पहायान जो कि चीनी यात्री है, ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उसमें, और इसकी जो रचनाएं थी फो क्यू की है। ठीक है, हेनसांग, ठीक है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसने लिखी थी, ये भी चीनी यात्री है, CU की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया अशोक की आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, पूछा गया उस समय जो कलिंग की राजधानी क्या थी? तो जो कलिंग की उस समय राजधानी थी दोस्तों वो तक्षशिला थी या पाटलिपुत्र थी, उज्जैन या तोशाली? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने वहां 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। उत्तरी की जो राजधानी थी वो तोशाली थी। ठीक है, और दक्षिणी केंद्र था जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। ठीक है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 2061 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त की और इसका उल्लेख उन्होंने क्या किया? 13वें शिलालेख में करवाया था। तो इसका जो क्वेश्चन है वो अभी भी विवादास्पद है। तो इस यहाँ पर आप याद रखेंगे जो उत्तरी केंद्र था राजधानी तोशाली थी और जो दक्षिणी केंद्र था उसकी जौगढ़ थी। तो यहाँ पर तोशाली ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32। पूछा गया अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, ठीक है, किस स्थान पर था? मतलब कहाँ पर है? जो अशोक का सिंह चतुर्भुज जो शीर्ष है, स्तंभ शीर्ष है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 32 में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाए इसका दोस्तों डी। अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया। ठीक, और इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं और इसे ही भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। देवानाम प्रिय नाम से किसे जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों, जाना जाता था अशोक महान को। ठीक है, अशोक महान के अभिलेखों में देवानाम प्रिय, ठीक है, संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी भी बोला गया है और मार्क्सी में, जो मार्क्सी के अभिलेख मिले हुए हैं, मार्क्सी में बुद्ध शाक्य के नाम से भी उनको जाना जाता है। 34 में पूछा गया दोस्तों कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो आप देखिए प्राचीन कालीन जो इतिहास है उसमें वो कंप्लीट हो गई है और वहाँ पर आप पूरे विस्तृत रूप से
ठीक है, विस्तृत रूप से वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसके प्राचीन कालीन इतिहास का वीडियो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा प्राचीन कालीन इतिहास आपको रट जाएगा, केवल आपको एक बार उसे देखना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 34 का सही हो जाएगा बी दोस्तों, शहबाजगढ़ी। ठीक है, पूछा गया है 35 पे निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान, तो वो है दोस्तों स्तंभ। ठीक है, वो क्या है? स्तंभ है। 36 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? उस समय कौन सा जो स्थान था वो साम्राज्याधीन नहीं था? तो वो दोस्तों था कामरूप, उसमें वो था कामरूप। ठीक है, कामरूप जो असम का क्षेत्र था उसको कामरूप बोला जाता। अशोक की साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदुकुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक, काठियावाड़, गुजरात यानी मध्य प्रदेश, है ना, कश्मीर व बंगाल की खाड़ी आदि शामिल थे, किंतु उनके साम्राज्य में कामरूप नहीं शामिल था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उस समय वो उनसे मैत्री थी अशोक को, जिसके कारण उन्होंने कामरूप को कभी जीतने का प्रयास नहीं किया। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 37वां पूछा गया है, जो बृहद सांची स्तूप है वो किस काल से संबंधित है, केवल आपको इतना बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा कि बृहद जो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में जाना जाता है और सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। और अब हम प्रारंभ हो गया है गुप्त वंश, यानी इसमें बात करेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 38 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन आया था, है ना। तो टॉमस रो, फाहियान, हेमसांग, ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि ये मतलब इनका क्रम आपको बताना है कौन सबसे पहले आया था। ठीक है, तो इसमें आंसर देखा जाए तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी फाहियान सबसे पहले आया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद में हेमसांग आए जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। फिर टॉमस रो आते हैं जहांगीर के शासनकाल में। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, आपको ये चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है भारतीय इतिहास के जो धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे? अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे कि सभा में सुशोभित करने वाले जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, वो कहाँ पर थे दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इसके अतिरिक्त भी वहाँ पर 9 रत्न थे। ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे धन्वंतरी, और इसमें अन्य जो छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट, है ना, और घटकर पर बररुचि, अमर सिंह, बारामिहिर एवं कालिदास भी इन्हीं के राज दरबार में थे। किसकी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चरक संहिता संबंधित है, बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो संबंधित है दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है ना। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, जिसका आंसर लगभग सभी लोगों को आता है। तो यहाँ पर देखिए 41 में क्या पूछा गया? 41 में पूछा गया कि खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, खगोलविद थे, वारामिहिर क्या थे? ये दोस्तों एक खगोलविद थे, और कवि थे कालिदास जी। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, और इनके शासनकाल में ये नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अब हम देखेंगे 42 में पूछा गया कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों ए, याद रखना 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है, आपको याद रखना, ये चीज़ एग्जाम में आती है। तो विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले यानी 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत इसके बाद में आएगा 78 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा चालू कराया गया। और हिजरी संवत जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा हिजरी संवत चलाया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। 43 में पूछा गया हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन से 5
इंडीज था, 5 इंडीज कौन कौन सा स्थान था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों बी, इसमें पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा, ये 5 इंडीज थे, ठीक है। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के एक महान राजा थे और 606 ईस्वी में, 606 से लेकर 47 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनका नियंत्रण 5 इंडीज यानी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सम्मिलित था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये अच्छे नाटककार और कवि थे, इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक भी लिखा है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। 44 में पूछा गया है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था, वह स्थल कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों इसका बी, प्रयाग। वह स्थल कहाँ पर है दोस्तों, वो है प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, यानी कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी, थानेश्वर के, ठीक है। अब हम आ जाएंगे राजपूत काल में। पूछा गया 46वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो 12वीं शताब्दी की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, जो तोमर वंश था, इसका शासन था कहाँ पर, दिल्ली पर। और तोमर वंश का जो शासन था, और अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 47 नंबर देखेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पर, मध्यकालीन इतिहास पर। पूछा गया है जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। जयचंद की बात करेंगे तो जयचंद पहले जो मोहम्मद गौरी ने हराया था, किसको, सबसे पहले तो हार गया था, उसके पश्चात में पृथ्वीराज चौहान को हराया था उसने, और उसके पश्चात में जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन उसको भी उसने चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका दोस्तों सी, ठीक है। और ये कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे दोस्तों कन्नौज के। 48 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया। तो वो जो शासन निम्नलिखित में कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। देखिए चेरों का जो शासन था, चेर, चोल, पांड्य, ये सभी दक्षिण के राज्य थे। राजपूत जो थे स्पेशली वो उत्तरी और मध्य क्षेत्र में शासन करते थे। 49 पूछा गया पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य किस हिस्से से संबंधित है, ठीक है। तो जो पाल साम्राज्य है वो स्पेशली पूर्वी, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है पाल साम्राज्य। 50वें क्वेश्चन पूछा गया पाल वंश का पहला शासक कौन सा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे जो पहला शासक था वो था गोपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, वह एक योग्य और कुशल शासक थे। गोपाल ने 750 से लेकर 770 तक शासन किया और वह बौद्ध मता अनुयायी था। नालंदा में उसने एक विहार का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। अब जो कहानी प्रारंभ होती है वो सल्तनत काल की प्रारंभ होती है। तो ये अब मध्यकालीन इतिहास आ गए हैं, वीडियो भी बड़ा हो रहा है तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब हम मध्यकालीन इतिहास आगे पढ़ेंगे और ये देखिए प्राचीन कालीन इतिहास का एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे और आप क्या करेंगे, तीनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे जिससे कि आपको जो आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उससे काफ़ी सहायता मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हम आपको जो पेट के प्रैक्टिस सेट है उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।